प्रिय विद्यार्थियों, हम उच्चावच निरूपण की विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको हेस्यूर प्रणाली के गुण और दोषों की चर्चा की थी। उसके बारे में आपको अवगत कराया था पिछले लेक्चर में। अब हम आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उच्चावच निरूपण की इस विधि के साथ साथ और विधियों की भी चर्चा करेंगे। मानचित्र में महीन और खंडित रेखाओं को की सहायता से पर्वतीय छायाकरण करके उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि को हेस्यूर प्रणाली कहते हैं। इसको हिल शेडिंग की तरह से किया जाता है। इस प्रणाली के मूल सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के लेहमान नामक एक सैन्य अधिकारी को दिया जाता है। इस विधि में जल बहने की दिशा अर्थात ढाल की दिशा में खंडित रेखाएं खींचते हैं या अधिक ढाल वाले भागों में इन रेखाओं को कुछ मोटा और अपेक्षाकृत अधिक काला कर देते हैं। इस प्रकार धरातल पर कोई भाग जितना अधिक काला नजर आएगा, घना नजर आएगा, हेस्यूर प्रणाली के मानचित्र में वह भाग उतना ही जो जितना ऊंचा होगा वो उतना ही अधिक काले रंग में दिखाई पड़ेगा। इसको हम इसलिए हम ढाल का स्वरूप इसमें पा सकते हैं। हम एक ओवरऑल लुक जो वहाँ के उच्चावच का है वो ज्ञात कर सकते हैं। पर्वतीय छायाकरण या हिल शेडिंग, इसको हम प्लास्टिक छायाकरण भी कहते हैं। इस विधि से बनाया गया मानचित्र रिलीफ मोड में ऊपर की ओर एक ग्राफ सा प्रतीत होता है। इस पर भू आकृतियों पर ऊपर से और उत्तरी पश्चिमी तरीके से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इन भागों में प्रकाश पड़ने वाले भागों को जो चमकीले भाग हैं जो उनको प्रदर्शित कर दिया जाता है, बाकी खाली छोड़ दिए जाते हैं। तो अंधेरे और खाली भागों में हम कंपेयर कर लेते हैं कि कहाँ अंधेरा भाग है, कहाँ काला भाग है और कहाँ हल्का भाग है। जो भी जितना ऊंचा उच्चावच होगा, जिस क्षेत्र में स्थल रूप जितना ऊंचा होगा उसमें उतना ही भारी छायाकरण होगा, वो उतना ही डार्क होगा। जहाँ नीचा होगा धरातल वहाँ पर प्रकाशित स्थिति होगी, उसको हम कंपैरेटिवली लाइट शेड करते करते और सफ़ेद छोड़ देंगे। ये हिल शेडिंग का स्वरूप होता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं, पर्वतीय छायाकरण में के द्वारा किसी भी क्षेत्र के उच्चावच के सामान्य लक्षणों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका महत्व यह है कि इस विधि के द्वारा छोटी मापनी पर बने हुए मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयोगी तरीके से हम मानचित्रण कर सकते हैं। ये इस दृष्टि से उपयोगी विधि है। अगर हमें माइक्रो लेवल पर, अगर छोटी मापनी पर बने हुए मानचित्र, छोटी मापनी पर बने हुए मानचित्रों में इसको हम उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयोगी साबित कर सकते हो सकता है। ये इन देशों के उच्चावच को इस विधि के द्वारा आकृतिक ढंग से दिखलाया जा सकता है और पर्वतीय छायाकरण की, लेकिन इसमें भी कुछ हमें दोष नजर आते हैं। ये सच है कि छोटी मापनी के मानचित्रों को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है मानचित्रों में उच्चावच को, या इसके द्वारा प्रदर्शित उच्चावच में जो छाया का स्वरूप है या छाया का जो शेड है, लाइट और डार्क शेड या बिल्कुल ब्लैंक, इन हिस्सों से हम ये समझ पाते हैं, हम ये निरूपित कर सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं कि कौन से प्रदेशों में उच्चावच कम है या निचला धरातल है और कौन से में ऊंचा है। लेकिन इसमें भी कुछ दोष मिलते हैं। एक तो इन रेखाओं के द्वारा पर्वतीय छायाकरण के मानचित्र में अत्यंत कठिन प्रदर्शित भू आकृतियों को समुद्र तल से ऊंचाई का पता नहीं चलता है। इस दृष्टि से कठिन है कि इसमें भी जैसा कि हेस्यूर में नहीं पता चलता, तो हिल शेडिंग से समुद्र तल से एग्जैक्ट ऊंचाई का पता नहीं लगता है। हम सिर्फ ढाल का स्वरूप जान पाते हैं, ढाल का भी स्वरूप जान पाते हैं, ढाल की मात्रा का अनुमान नहीं हो सकता। जो स्लोप एनालिसिस की बात हम करते हैं वो इसमें संभव नहीं है। फिर इसमें पर्वतीय छायाकरण के द्वारा उच्चावच दिखाने वाले मानचित्र से यह निश्चित करना प्राय कठिन होता है कि कौन सा भाग कितना नीचा है और कौन सा भाग कितना ऊंचा है। अतः इन मानचित्रों में घाटी और पर्वत स्कंध या पठार और मैदान में भेद स्थापित करना डिफिकल्ट होता है। जैसे पठार भी प्लेन हिस्सा है और मैदान भी, लेकिन क्योंकि हमें उसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं है तो हम स्पष्टता नहीं बता सकते कि कौन सा ऊंचा मैदान है जिसको कि हम पठार कहेंगे और कौन सा नीचा मैदान है जिसे कि हम मैदान कहेंगे या समतल सतह है। तो समतल सतह है ये तो पता लग जाएगा, लेकिन पठार और मैदान में क्या अंतर है ये पता नहीं लगेगा। तो जो स्थलाकृतिक सूक्ष्मताएं हैं वो प्रॉपर अंकन के अभाव में हिल शेडिंग से हम उसका न तो निरूपण कर सकते हैं न उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब अगर हम मॉर्फोग्राफिक मेथड की बात करें, आकृतिक विधि की बात करें,
तो हम देखते हैं कि उच्चावच्य लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में भौतिक दृश्यभूमि जो फिजिकल लैंडस्केप है उसके प्रदर्शन की विधि को आकृतिक विधि कहा जाता है। इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक उच्चावच्य लक्षण के 45 डिग्री के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्रों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार आकृतिक विधि के द्वारा मानचित्र में ढाल या ऊंचाई का निरूपण न होकर दृश्य भूमि का निरूपण होता है। अब मॉर्फोलॉजिकल मैथड जो है उसमें क्या होता है कि हम ऊंचाई से वायु छायाचित्रों के माध्यम से किसी एयरक्राफ्ट के माध्यम से चित्र लेते हैं और 45 डिग्री के कोण पर वो चित्र लेते हैं ताकि उच्चावच नजर आए, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें हम इंडिविजुअल लैंडस्केप नहीं देख पाते, एक पृथक पृथक स्थल रूप उसमें नजर नहीं आता है। उसमें सामान्यतः हमें एक पूरा भूदृश्य नजर आता है। सारे लैंडस्केप को हम एक साथ उसकी पिक्चर अगर हमें पानी है तो हम वो पा सकते हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्ट उच्चावच की बात हम नहीं कर सकते और अंकन तो नहीं ही कर सकते हैं। कोई मापन उसमें नहीं हो सकता कि कोई प्रदेश एक दृश्य नजर आ जाएगा, एक सामान्य दृश्य नजर आ जाएगा कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठारी धरातल है, लेकिन या कहाँ घाटी है, गहरा भाग है, लेकिन हम कहीं भी ये नहीं पा सकते कि कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, कहाँ पर पहाड़ खत्म होकर और फुटहिल रीजन एग्जैक्टली शुरू होता है और वो कितना नीचा है और उसके बाद मैदानी क्षेत्र कितना नीचा है। इसको हम बहुत ऑथेंटिसिटी से, बहुत सत्यता और सत्यापित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी अनुमान वाली अनुमानित विधि ही है। अब हम बात करते हैं स्थानिक ऊंचाइयों की, स्पॉट हाइट्स। मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र से उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई या स्पॉट हाइट कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि इसमें हम एग्जैक्ट ऊंचाई का मापन कर कर उसे दर्शाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बिंदु को दर्शाते हैं। समुद्र तल से कोई स्थान विशेष कितना ऊंचा है उस ऊंचाई का अंकन करके, मापन करके और उसको एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको कि हम स्थानिक ऊंचाई या स्पॉट हाइट कहते हैं। उस पर्टिकुलर स्पॉट की हाइट कितनी है समुद्र तल से, ये इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में बिंदुओं के मानचित्रों में विभिन्न स्थानों को बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की स्थितियां प्रदर्शित की जाती हैं। अलग अलग लोकेशंस पे हम डॉट्स बना देते हैं, स्पॉट्स बना देते हैं और प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान की समुद्र तल से फीट या इसमें सेंटीमीटर से जो मीटर्स हैं उसमें ऊंचाई लिख देते हैं, फीट में या मीटर्स में लिख देते हैं। डॉट बनाते हैं, स्पॉट बनाते हैं और वहां पर एग्जैक्ट उस बिंदु की जो ऊंचाई है उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं, उसके साथ में उसे लिख देते हैं। स्थानिक ऊंचाई के द्वारा किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, परंतु किसी मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों को देखकर संबंधित क्षेत्र के उच्चावच को सही समझना कठिन है। अब इसमें क्या है, इस चीज की एक्यूरेसी तो मिलती है कि उस पर्टिकुलर बिंदु पर ऊंचाई इतनी है, लेकिन अगर समस्त प्रदेश के उच्चावच की बात करते हैं हम, तो उस समस्त एरिया के उच्चावच की बात करते हैं तो वो नहीं कह सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ ऊंचाई ज़्यादा है, दक्षिण की तरफ ऊंचाई कम है, लेकिन एग्जैक्ट उसका उच्चावच क्या है ये हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसको नहीं समझ सकते। किसी भी मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों को देखकर संबंधित क्षेत्र के उच्चावच को सही समझना कठिन है। अतः इस विधि को उच्चावच प्रदर्शित करने वाली अन्य विधियों के साथ प्रयोग करना लाभदायक होता है। अर्थात जैसे कि हम स्थानिक ऊंचाइयों के आधार पर जब समोच्च रेखाओं की रचना करते हैं, क्योंकि समोच्च रेखाओं के लिए भी हमको कोई आधार चाहिए रेखाएं बनाने के लिए, तो जब हम समोच्च रेखाओं की रचना करते हैं तो स्थानिक ऊंचाइयां हमारे लिए लाभदायक हो जाती हैं और हमें एग्जैक्ट अंकन, एग्जैक्ट मापन का ज्ञान प्रदान करती हैं। आज हम इतनी ही बात करेंगे, अगली बात, इससे आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।